द्रोणास गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग बढ़िया से हैं। जो भी नए विजिटर्स हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक करके आगे जाइएगा। और जो एग्जिस्टिंग व्यूअर्स हैं उनसे तो रिक्वेस्ट है कि आप कृपया वीडियो को लाइक करके आगे जाइएगा क्योंकि कंटेंट बढ़िया आने वाला है। तो आ जाते हैं आज के कंटेंट के ऊपर। तो पहले तो दोस्तों यहाँ पे ये तो हम लोगों का चैनल है जहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो जो वीडियो आता है वहाँ पे आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ऑलरेडी 333 सब्सक्राइबर्स है, 124 वीडियोस है। तो सब्सक्राइबर काउंट बढ़ाइएगा ज़रूर। अपने सब इष्ट मित्रों को बोलिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, देखने के लिए, क्योंकि ये जो कंटेंट आता है यहाँ से थोड़ा कमाई हो सकता है। ठीक है, ये एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे कोई वीडियो नहीं डालना नहीं जाता या डाला नहीं जाता है। यहाँ पे जो वीडियो डाला जाता है वो सिर्फ आपका एक एक्स्ट्रा एडिशनल इनकम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। आज का हम लोग जो यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं सब ये है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। जैसे कि आज संडे है और आप लोगों को पता है कि संडे को मैं एक म्यूचुअल फंड के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। उसका किस्सा कैसा मतलब परफॉर्मेंस है, उसका कैसा क्या पोर्टफोलियो है, कहाँ पे क्या एक्सपेंसेस है, कैसे इसमें निवेश करें, उसके विषय में हम लोग बातचीत करते हैं। तो आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक बहुत ही पॉपुलर म्यूचुअल फंड है, यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। ये फ्लेक्सी कप है। ठीक है, मतलब फ्लेक्सी कैप मतलब क्या, सभी कैप में मतलब लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट होता है, स्मॉल कैप में भी होता है, आपका मिड कैप में भी होता है। और एक जगह से एक वहाँ पे वो अलॉटमेंट अपना बढ़ा या घटा भी सकता है, फंड मैनेजर के ऊपर है, वो डिपेंड करता है। तो हम लोगों को तो वो चीज़ नहीं देखना है, हम लोगों को देखना है कि रिटर्न कैसा आता है या फिर रिटर्न कैसा हो सकता है इन फ्यूचर। जी देखिए, अभी तक तो फिलहाल जो इन रिटर्न हम लोग अगर एक्सपेक्ट करते हैं तो 1 मंथ में हम लोग देख पा रहे हैं कि 1 मंथ में यहाँ पे 3.99% का रिटर्न दिया है। 6 मंथ में इसने दिया है करीब करीब 22% का, जो कि बहुत ही बढ़िया है। मतलब 6 महीने पहले अगर वन टाइम किसी ने 1 लाख लगाया होता तो 1,22,000 बन चुका होता। 1 ईयर में अगर लगाया होता 1 लाख वन टाइम तो 1,40,000 आपका हो जाता, 1,44,000 हो सकता। 3 ईयर्स अगर लगाते तो यहाँ पे एनुअलाइज आपको 24% है। एनुअलाइज 24% मतलब जो पैसा आप लगाओगे उसका 24% हर साल लगता है। मतलब हर साल आपको मिला है, मतलब पहला साल 1,24,000, उसके बाद उस 1,24,000 के ऊपर 24%। ठीक है, फिर जो रिटर्न आया उसके ऊपर आपका 24%। तो हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं वन टाइम में, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे टोटल 1 लाख इन्वेस्ट किए हैं 3 ईयर्स में। तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेटर बता देता है 1 लाख में 3 ईयर्स में आपका ऑलरेडी करीब करीब डबल हो सकता था पैसा। यहाँ पे हो गया है जिन्होंने निवेश किया है तो। ठीक है, 1 लाख जिन्होंने भी निवेश किया है लास्ट 3 ईयर्स में, यहाँ पे 3 ईयर्स में पैसा डबल हो चुका है। और 5 ईयर्स में, 5 ईयर्स में देखिए 2 गुना हो चुका है, 2 गुना। ठीक है, मतलब 1 लाख का 3 लाख हो गया है, 3,01,000 बन चुका है। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया प्लान है ये आपका। 5 ईयर्स में देखिए 24.70% करके आपका एनुअलाइज रिटर्न दिया है, मतलब करीब करीब 25%। और लास्ट 10 ईयर्स अगर हम लोग देखते हैं, मतलब जो अगर हम लोग ऑल करते हैं तो यहाँ पे लास्ट 10 ईयर्स आपका 2013 से दिखाता है। तो 2013 से अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे लास्ट 10 ईयर्स में 20.64% एनुअलाइज रिटर्न मिला है। तो एनुअलाइज रिटर्न को अगर हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे तो कैलकुलेटर से हम लोग चेक कर लेते हैं। कैलकुलेटर, ये वाला कैलकुलेटर नहीं, हम लोग वन टाइम वाला कैलकुलेटर चेक करेंगे। हाँ जी, ये लमसम वाला। ठीक है, लमसम वाला कैलकुलेटर चेक करेंगे और इसको हम लोग थोड़ा बैक करके लिख देते हैं। अच्छा, लमसम में आपने दिया है टोटल यहाँ पे मान लीजिए 1 लाख। ये कितना हो गया भाई, ये तो बहुत हो गया शायद। 1,000, 10,000, 1,000, 10,000, एक। तो आपका अगर यहाँ पे 1,000, 100,000 मतलब 1 लाख। ठीक है, 1 लाख अगर आप इन्वेस्ट किए होते और यहाँ पे आपका कितना करके मिला है, 25% करके ना, करीब 10 ईयर्स में कितना मिला है, नहीं 24.35। तो 24.35 हम लोग कर देते हैं इसको। लास्ट 10 ईयर्स में मिला है
तो 1 लाख का आपका बन चुका होता है 8 लाख। ठीक है, वन टाइम अगर इन्वेस्ट किया होता है। और अगर कहीं आपने 1 लाख की जगह इसको 10 लाख अगर इन्वेस्ट किया होता आज से पहले, तो ये 1 लाख की जगह यहाँ पे आपका 10 लाख की जगह आपका 88 लाख हो सकता था। 88,40,115। और अगर मान लीजिए आप लमसम नहीं कर पाते, SIP करते हैं, ठीक है, फिर भी तो आपका 10 ईयर्स में 24.35% करके मिला है। तो अगर SIP में अगर आप उतना SIP नहीं कर पाते हैं, मान लीजिए आप सिर्फ 10,000 का ही SIP कर पाते, तो 10,000 का अगर SIP किए होते तो आपका 12 लाख टोटल जमा किए होते, आपको रिटर्न में इंटरेस्ट मिलता 38,98,984, और उसमें से आपका टोटल प्रॉफिट हो जाता, मतलब कैपिटल और इंटरेस्ट को मिला के 50,98,000। ठीक है, और अगर मान लीजिए आप इसको 10 साल के जगह इसी रेट पे अगर आप इसको 15 साल तक चला देते हैं, ठीक है, और 5 साल से मेहनत कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपका 1 करोड़ 81 लाख हो चुका है था, मतलब करीब करीब 2 लाख। तो अगर मैं मान लेता हूँ 24% भी नहीं मिला होता, यहाँ पे मेरे को मिला होता 20%, तब भी ये 1 करोड़ क्रॉस कर जाता 15 सालों में, और वो भी 10,000 करके जमा करते। ठीक है, तो इन फ्यूचर अगर हम लोगों को 20% करके भी मिले, ठीक है, और 15 सालों के लिए, आप द लास्ट 10 ईयर्स में आपको 24% करके मिला है, तो मैं इन फ्यूचर में 15 सालों के लिए अगर 20% करके भी मिले, और मैं यहाँ पे अगर 10,000 करके भी हर महीना रखता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को 1 करोड़ का लमसम हो जाएगा। और 1 करोड़ सिर्फ नहीं, 1 करोड़ 17 लाख। ठीक है, इसमें से तो 1 लाख का आपका कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा, मतलब 1 करोड़ 16 लाख के ऊपर आपको देना पड़ेगा 10% का टैक्स, जब आप प्रॉफिट विड्रॉल करोगे, मतलब पैसे को जब अपने बैंक में विड्रॉल करोगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि कितना हम लोगों को टैक्स देना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से अगर हम लोग 10% को अगर करते हैं, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि करीब करीब आपका 11,000 17 लाख 11 लाख। यहाँ पे क्या कुछ करने का कुछ प्रॉब्लम हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं फिर से इसको, ये रहा, इसके साथ मल्टीप्लाइड विथ 10%। हाँ, तो आपका यहाँ पे सेम ही अमाउंट आ रहा है ना। हाँ, एक ही तो आ रहा है शायद, अच्छा 0.5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जा रहा है 11,71,108, इतना आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, टैक्स में आपको इतना अमाउंट देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप 1 लाख को काउंट नहीं करते हो इसमें से। ठीक है, और अगर मैं मान लेता हूँ कि 1 लाख को मैं यहाँ से माइनस कर देता हूँ, क्योंकि 1 लाख के ऊपर मेरे को तो टैक्स नहीं देना है, तो उस हिसाब से यहाँ पे रुक जाइए, इसको थोड़ा एडिट करना पड़ेगा, इसको 6 कर देता हूँ। 1 लाख के ऊपर तो टैक्स देना नहीं पड़ता है फर्स्ट 1 लाख के ऊपर, तो उसके साथ यहाँ पे 10%, तो कायदे से आपका कितना हो जा रहा है, देखिए 61,000 11,61,108 रुपये 50 पैसे आपको टैक्स एज ए टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ पे जमा हो गया है, मतलब करीब करीब जो कैपिटल आप जमा कर रहे हो ना, उसके करीब आपको टैक्स ही देना पड़ रहा है 10% के करीब, क्योंकि आपका यहाँ पे रिटर्न तो एकदम छप्पर फाड़ के मिला है ना, क्योंकि जमा किया है सिर्फ 18 लाख, लेकिन आपको मिल रहा है 1 करोड़ 17 लाख, तो इसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ रहा है। ठीक है ना। और अच्छा, यहाँ पे तो माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे तो आपका 1 करोड़ जो 18 लाख है उसमें से तो ये 1 करोड़ जो 17 लाख है उसमें से तो आपका 18 लाख माइनस होगा, तो उस हिसाब से अगर हम लोग करते हैं, तो उस हिसाब से उसके ऊपर तो टैक्स देना नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ रिटर्न के ऊपर देना पड़ेगा, मतलब इस अमाउंट के ऊपर। ठीक है ना। तो और उसमें से भी आपका 1 लाख का डिस्काउंट रहेगा, तभी मैं कहूँ कि इतना ज़्यादा कैसे हो गया आपका। यहाँ पे देखिए, ये वाला अमाउंट के ऊपर आपको 10% का टैक्स देना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाइड विथ, और वो भी कब देना पड़ेगा, जब आप प्रॉफिट बुक करोगे, उससे पहले नहीं। ठीक है ना, मतलब जब तक आपकी म्यूचुअल फंड में रहेगा वो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। ऐसा नहीं है कि हर साल आपको टैक्स देना पड़ेगा, जब आप प्रॉफिट बुक करोगे तब आप दोगे।
उससे पहले नहीं। तो इसका मतलब है आपको 9,81,108 का आपको टैक्स देना पड़ेगा। उससे ज़्यादा आपको टैक्स देना नहीं है। मैं करीब करीब आपको पकड़ लेता हूँ 10 लाख ही देना पड़ेगा। वहाँ पे 11 लाख आ रहा था, यहाँ पे 10 लाख आ रहा है। तो 10 लाख का आपको टैक्स देना पड़ेगा। 10 लाख टैक्स देने के बाद भी अगर आप यहाँ पे माइनस कर देंगे तो 1,07,00,000 रह जाएगा। तो 1,07,00,000 अगर इन फ्यूचर में आपको 15 साल में मिल सकता है तो ये तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न है। ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए, अगर आप इसको और 5 साल अगर फॉरवर्ड कर देते हैं, मतलब 20 साल अगर और कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपका 3 करोड़ हो जाएगा ये। ठीक है। और 5 साल क्या है, ये तो देखते देखते समय कट जाता है। आप जब का मतलब काम में बिजी रहोगे, व्यस्त रहोगे, देखिएगा 5 साल देखते देखते कट जाएगा। ठीक है। तो ये फंड में ऐसा रिटर्न आपको मिल सकता है इन फ्यूचर, ये हम लोगों का स्टडी का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अच्छा, तो अभी देखते हैं इसका एक्सपेंस रेशियो, इसका रेटिंग क्या है। ये देखिए यहाँ पे एनएवी इसका जो है, मतलब नेट एसेट वैल्यू जो है, ये एज ऑफ नाउ 1 मार्च 2024 तक यहाँ पे 75 है, 75 रुपये का। मिनिमम SIP अमाउंट है 1,000 रुपये का। रेटिंग है 5 स्टार। यहाँ पे फंड साइज है आपका 55,34,34 सॉरी 55,034.05 करोड़, इतना फंड साइज है इसका। ठीक है। और रिटर्न कैलकुलेटर में तो आप लोगों ने देख ही लिया है, वहाँ पे पहले मैंने बात किया कि कितना रिटर्न हो रहा है। SIP में अगर देखेंगे, मंथली SIP अगर हम लोग करते हैं, और अगर मान लीजिए छोटा सा SIP करते हैं, 2,000 2,500 का SIP करते हैं, तो एक साल में आपका 30,000 का 36,000 बन जाएगा। 3 साल अगर किए होते तो 90,000 का 1,27,000, और अगर 5 लाख किए होते तो 1,50,000 का आपका 2,86,000। तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न है। और होल्डिंग आपका पैसा यहाँ पे किस किस जगह पे लगता है, 85 कंपनीज में फंड मैनेजर आपका पैसा इन्वेस्ट किया करते हैं। जैसे कि HDFC बैंक हो गया, बजाज होल्डिंग्स, पावर ग्रिड, HCL, कोल इंडिया, मारुति सुजुकी, ICICI बैंक, ITC, एक्सिस, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, मतलब विदेश में भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, फॉरेन इक्विटी यहाँ पे दिया हुआ है। अल्फ़ाबेट, मतलब जो कि गूगल का है, मेटा फेसबुक का, अमेजन, मोतीलाल ओसवाल, कोटक, NMDC, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, BKT, CDSL, मल्टी एसेट, MCX, इन्फोसिस, इन IAX, जाइडूज, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, इपका लेबोरेटरीज, ओरेकल फाइनेंशियल, UTI, इंद्रप्रस्थ गैस, बजाज फाइनेंस, इकरा, पंजाब नेशनल, NMDC स्टील, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक, यहाँ पे भी ये इन्वेस्ट करता है। एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक, एड पेरी इंडिया लिमिटेड, महाराष्ट्र। देखिए इतना सारा कंपनी में इन्वेस्ट करता है ना कि आपका पैसा डूबने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। चांसेस तो मार्केट में हमेशा ही रहता है कि मार्केट इज ए सब्जेक्ट टू क्या, आपका सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन हो रहता है, क्योंकि वहाँ पे आपका मार्केट में क्या होता है, पैसा आज मान लीजिए कल एक न्यूक्लियर बॉम्ब किसी ने गिरा दिया इंडिया के ऊपर, या फिर इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर गिरा दिया, तो क्या होगा, स्टॉक मार्केट क्या रहेगा, वो तो बंद हो जाएगा। स्टॉक मार्केट तब उस टाइम आपका बंद हो जाएगा, लेकिन वो टेम्पोररी होगा। अगर आप जापान को देखते हैं, जापान में ऑलरेडी 2 न्यूक्लियर बम गिरा है, उसके बाद जापान का क्या हुआ है, जापान क्या बंद हो गया, उसका स्टॉक मार्केट क्या बंद हो गया उसके बाद, नहीं। वो सामूहिक रहता है, मतलब कुछ 1 महीने या 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 1 साल, 2 साल, उसके बाद मार्केट फिर ओपन होता है। क्योंकि जिंदगी जो है वो कभी भी रुक के नहीं रहती है, समय हमेशा चलता रहता है। जिंदगी का नाम ही है चलना। ठीक है। समय का पहिया हमेशा चलता रहता है, कोई भी कुछ भी हो जाए, समय बंद नहीं होता है। और समय अगर बंद नहीं होता है तो इंसान अपना खान पान हो, अपना ज़िंदगी हो, चलाता रहेगा। और अगर इंसान अपना ज़िंदगी चलाता रहेगा तो कंपनीज की ज़रूरत तो रहेगी, क्योंकि उन लोगों को ये काम, मतलब ये चीज़ कौन देगा, किसी को नौकरी दे रहा है, किसी को प्रोडक्ट्स दे रहा है। अगर आज आपको कहा जाता है कि कल से भाई आपको डिटर्जेंट पाउडर नहीं मिलेगा, आप कपड़े धो नहीं पाओगे, चलेगा आपका, नहीं चलेगा। आपको डिटर्जेंट चाहिए ही चाहिए। एक दिन आप मैनेज कर लोगे, 2 दिन आप मैनेज कर लोगे, तीसरे दिन आप बोलोगे भैया इस दुकान में नहीं मिल रहा है तो उस दुकान से लेके आओ, वो वाला कंपनी का नहीं मिल रहा है, वो वाला कंपनी का लेके आओ, लेकिन लगेगा। तो प्रोडक्ट तो चलेंगे। ठीक है। तो अगर ये एक डिटर्जेंट, एक आपका एक एग्जाम्पल था,
उसी तरह डिटर्जेंट के जैसा आपको अगर फ़ोन है तो फ़ोन चलेगा, बैंक है तो बैंक चलेगा, ठीक है। आपका बिस्किट है तो हिंदुस्तान यूनिलीवर चलेगा, बैंक है तो एचडीएफसी बैंक चलेगा, स्पिरिट्स है यूनाइटेड स्पिरिट्स, ये तो शाम की दवा है, ठीक है, ये चलेगी, ठीक है। बंधन बैंक, टीसीएस, ये सभी मतलब ये 85 कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्टेड रहता है, तो उसका मतलब क्या है, ये पैसा आपका उतना आसानी से डूब नहीं सकता। मतलब अगर ये 85 कंपनीज को अगर कुछ हो गया तो मतलब इंडियन इकोनॉमी में कुछ डामाडोल हो गया है। एक साथ इतने सारे कंपनी में कुछ नहीं हो सकता, तो इसलिए आपका पैसा भी सुरक्षित रहता है, वेल डाइवर्सिफाइड रहता है। एक काम नहीं करेगा तो दूसरा कंपनी काम कर देगा, बढ़िया से काम कर देगा, लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए इसका आपका पैसा कैसे कहाँ पे इन्वेस्ट रहता है। इक्विटी में 86%, डेब्ट में भी ये लोग इन्वेस्ट करते हैं 13.0%, कैश अपना हाथ में रखते हैं 0.2, ताकि मेजर गिरावट आए तो खरीदारी कर सके। और सेक्टर्स कौन कौन से हैं, फिनेंशियल में है 36.3%, सर्विसेज में है 15.9%, टेक्नोलॉजी में है 13.6%, एनर्जी में है 13%, ऑटोमोबाइल में है 8.2%, अदर्स में 7.2% एंड कंज्यूमर स्टेपल्स में है 5.9%। टॉप 5 कंपनीज में 31% का अमाउंट इन्वेस्टेड है फंड का, टॉप 20 में 79% का, पी रेशियो सिर्फ 19.28, प्राइस टू बुक रेशियो है 3.45, अल्फा है 7.17 जो कि बहुत ही बढ़िया है, बीटा है 0.66, शार्प है 1.56 और शॉर्ट नंबर है आपका, शॉर्ट इनो है आपका 2.20, ठीक है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट वन टाइम के लिए आपको 1000, मिनिमम इन्वेस्टमेंट सेकेंड इन्वेस्टमेंट ऑनवर्ड्स भी आपका 1000 है, और एस आई पी भी आपका 1000 का है। और यहाँ पे देखिए इसका रैंकिंग दिया हुआ है, फर्स्ट 1 ईयर में कैटेगरी एवरेज 37% है, उसके बदले इस फंड ने रिटर्न कितना दिया 44.2%, मतलब कैटेगरी को बीट किया। और रैंक लाया अपना कितना 16, 3 ईयर्स में इसने कितना रिटर्न किया, ये आपका 17.9 है, उसने 24% रिटर्न दिया, ये भी बीट किया। 5 ईयर्स में 7.5 इसने इसको किया, 24.7 इसने भी बीट किया, ठीक है। मतलब फंड ने हमेशा अपने इंडेक्स को बीट किया है, चाहे वो 1 साल हो, 3 साल हो, 5 साल हो या ऑल हो, ठीक है। ऑल में तो अभी तक इंडेक्स का रिटर्न यहाँ पे बताया नहीं गया है, लेकिन फिलहाल इसका तो 20.6 है, जो कि हमने पहले भी देखा 10 साल के लिए वहाँ पे। अच्छा, ये तो पीयर कंपेरिजन्स है। यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो देखिए 0.56। एग्जिट लोड क्या है, बोल रहा है कि अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट से, मतलब मान लीजिए आपका अगर 10,000 का इन्वेस्टमेंट है, अगर उसमें से आप 10% तक उठा लेते हो 1 साल के अंदर, ठीक है, तो एग्जिट लोड जो है, मतलब 365 दिनों के अंदर अगर उठाते हो तो एग्जिट लोड 2% का है। और अगर आप 10% से नीचे करते हो, मतलब उठाते हो, तो आपका यहाँ पे जो है वो एग्जिट फीस जो है 1% है। अगर आप सिर्फ, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये आपका अगर 10% से ज़्यादा करते हो तो 2% है 365 दिनों के अंदर। और अगर आप 365 से लेके 730 डेज के अंदर अगर उठाते हो, ठीक है, 730 दिनों के अंदर अगर उठाते हो, जो करीब करीब आपका 2 साल होता है, 2 ईयर्स होता है, ठीक है, तो 2 ईयर्स के अंदर अगर उठाते हो तो आपका 1% है। और स्टैम्प ड्यूटी तो ये सबको देना पड़ता है 0.05%, टैक्स जो है 1 साल के अंदर आपका 15% है। और आफ्टर 1 ईयर, जो कि हम लोग हमेशा 1 ईयर को ही सपोर्ट करते हैं, क्योंकि एसआईपी जब करते हैं या म्यूचुअल फंड में जब आते हैं तब लॉन्ग टर्म के लिए हम लोगों को आना होता है, तो तभी हम लोगों को अच्छा मोटा मुनाफा मिलता है, ठीक है। 1 साल के लिए अगर करेंगे, 1 साल के अंदर अगर प्रॉफिट बुक करते हैं तो 15% प्रॉफिट अमाउंट के ऊपर, और नहीं तो 1 साल के बाद अगर करते हो तो बुकिंग करते हो तो आपका 1 लाख तो डिस्काउंट रहता है, और उसके ऊपर जो प्रॉफिट रहेगा उसके ऊपर आपको 10% का एलटीसीजी, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। और फंड मैनेजर के हिसाब से कौन है, राजीव ठक्कर जी है, रौनक ओमकार जी हैं और राज मेहता जी हैं, और ये तीनों ही बहुत दिनों से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं, तो अच्छा अच्छा खासा उनका एक्सपीरियंस भी है।
ये दोनों तो 2013 से कर रहे हैं और ये राज मेहता जी 2016 से कर रहे हैं। और इनके बारे में अगर डिटेल्स में अगर देना है तो यहाँ पे ये देख सकते हैं। मिस्टर ठक्कर जी एक सीए हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट, सीएफए पास्ट हैं, सीएफपी भी पास्ट हैं और एसोसिएटेड है पराग परीख फ्लैक्सी कैप एसोसिएशन एएमसी के साथ 2013 से। और ये इतने सारे फंड वो मैनेज ऑलरेडी कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन से फंड हैं। इसके अलावा रोमकार जी के बारे में अगर देखेंगे तो ये भी 2013 से यहाँ पे पास मतलब एसोसिएटेड है। और ओमकार जी ने एमएमएस फाइनेंस में किया है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से। इन्होंने पीबीएफएएस मतलब पराग परी फ्लेक्सी एसोसिएशन फर्म जो है उसमें एज ए रिसर्च एनालिस्ट ज्वाइन किया था। उसके बाद उनको हेड ऑफ द रिसर्च बनाया गया 2011 में। उसके बाद उन्होंने एज ए वहाँ पे फंड एसोसिएट फंड मैनेजर के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस भी उनका है और ग्राफ भी अच्छा है। ठीक है, मतलब एकदम छोटे से स्टार्ट करके उन्होंने ऊंचाई तक छुआ है, इसलिए उनको पूरा मार्केट के बारे में डिटेल्स रहता है। उसके साथ कौन कौन जी हैं, राज मेहता जी हैं, ये भी आपका कॉमर्स ग्रेजुएटेड हैं मुंबई से। ठीक है, और उसके साथ फेलो मेंबर है चार्टर्ड अकाउंट एसोसिएशन आईसीएआई के। ठीक है, सीएफए चार्टर होल्डर है। एक्सपीरियंस है उन्होंने यहाँ पे स्टार्ट किया था पीपीएफएस के म्यूचुअल फंड में 2012 से और अभी भी वहाँ पे वो काम कर रहे हैं और इतने सारे फंड वो मैनेज कर रहे हैं। और उनके साथ है रुकुन चंदना जी, ये 2022 से उनको मैनेज कर रहे हैं यहाँ पे। मिस्टर तारा चंदना जी बीटेक हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी पे, पीजी पीएम फिनेंस एंड सीएफए एंड सीक्यूएफ है। ठीक है, एक्सपीरियंस है, उन्होंने पीपीएफएस म्यूचुअल फंड से काम स्टार्ट किया था। उन्होंने कोटक म्यूचुअल फंड, गोल्डमैन सैश, उन्नति इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एंड रिसर्च ग्रुप यहाँ पे भी काम किया है। मानसी करियर मैडम भी यहाँ पे काम करती हैं। देखिए इनको मैनेज कर रहे हैं 2023 से, दिसंबर से इन्होंने नया ज्वाइन किया है। ये बीकॉम की हुई हैं और उनके साथ एमएस फिनेंस है और सीएफए है। और इससे ज्वाइन करने से पहले उन्होंने इनसिंक एंड जैक इन्वेस्टमेंट रिसर्च में भी काम किया है। और इसी फर्म के में और भी फंड ये मैनेज कर रही हैं और जिसमें से ये नाम आप देख सकते हो। ठीक है, तो मतलब बहुत बढ़िया इतना सारा फंड मैनेजर का जब यहाँ पे फंड में दिया हुआ है ना, मतलब ये लोग बहुत केयर से लेके आपका फंड, हम लोगों का फंड जो है मैनेज करते हैं। ठीक है, फंड हाउस का ऑब्जेक्टिव जो लॉन्ग टर्म गोल रहता है, ये तो हम लोगों को पता ही है कि एक लमसम लॉन्ग टर्म में जनरेट करना। तो आज के लिए इस फंड में के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर आपको ये फंड के बारे में पसंद आया तो आप भी अपने तरफ से इसमें एक बार स्टडी करके निवेश कर सकते हैं। कोई डायरेक्ट बाई या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है मेरा यहाँ पे। इस फंड में अभी तक कोई निवेश नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि करूँगा, तो इसलिए मैंने स्टडी किया और इसी विषय में मैंने एक वीडियो भी अभी बनाया जो कि आप देख रहे हो। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया, तो ज़रूर वीडियो को लाइक करके जाइएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा। और मैं सोच रहा हूँ कि कल से मैं इस फंड में भी एक एसआईपी स्टार्ट कर दूँगा। तो यहाँ पे शायद हम लोग इस फंड के बारे में दोबारा इस विषय में बातचीत करेंगे। तो हालांकि ये फंड मुझे बहुत अच्छा लगा फ्लेक्सी कैप में। तो एक फ्लेक्सी कैप फंड होना चाहिए, कोई भी स्मॉल कैप लार्ज कैप अगर आप लेते हो तो उसके साथ एक फ्लेक्सी कैप भी रहना चाहिए, ताकि आपके सभी फंड मतलब कैप्स में आपका जो मूवमेंट है फंड मैनेजर आराम से कर सके। कभी भी अगर लगे कि लार्ज कैप बढ़िया रिटर्न दे सकता है तो लार्ज कैप में मतलब मूव कर जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट, और अगर लगेगा कि स्मॉल कैप मूव कर सकता है तो स्मॉल कैप में मूव कर जाएगा। तो उस हिसाब से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है, इसीलिए इसको फ्लेक्सी कैप भी कहा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय जवान जय किसान। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।